और ऐसा मुख्यमंत्री जिसके उत्तराधिकारी पर भी आरोप लगता है कि वो भी अपने राज्य की भाषा नहीं बोल सकते। हाँ, और तो उसके बाद ये तो कभी न कभी होना ही था, क्योंकि ये अनंत काल तक नहीं चल सकता। और हम अब देखने रोचक ये होगा कि विधानसभा में क्या होता है, लेकिन लोकसभा में तो कोई चुनौती थी ही नहीं। मनुष्य सर, कुछ कहना कि देखिए ऐसा है, वहाँ बीजेपी ने जो नैरेटिव सेट किया जिसका बहुत ज़्यादा उन्हें फ़ायदा मिला है, वो ये है कि एक आउटसाइडर बीजेडी के ऊपर कब्जा वो है, उसका है उसके ऊपर। तो क्या है कि जो पांडियन जो कि नवीन पटनायक के प्राइवेट सेक्रेटरी होते थे, तो नवीन पटनायक ने करीब करीब उनको अपने पार्टी का उत्तराधिकारी ही घोषित कर दिया था। तो ये मेरे ख्याल से एक और जो चीज़ थी जो बीजेपी के फेवर में गई और बीजेपी के वो गई, अगेंस्ट गई। बिल्कुल। आपको लगता है सर कि ये जो पांडियन फैक्टर है इसी ने बीजेडी को तोड़ भी दिया? भर्तृहरि मेहताब जैसे जो तमाम बड़े नेता थे जो लगातार संसद में चुनकर आते रहे, उन्होंने भी बीजेडी छोड़ दी। वहीं दूसरी तरफ धर्मेंद्र प्रधान, संबित पात्रा, ऐसे जो बीजेपी के तमाम नेता थे वो डटे रहे उड़ीसा में। मनोज सर। हाँ, देखिए इस बारी इलेक्शन में, जिस समय इलेक्शन हुए, तो उस समय पांडियन फैक्टर मेरे ख्याल से सबसे काफ़ी बड़े फैक्टर्स में से एक था। नहीं तो नवीन पटनायक का जो शासन वहाँ चला 25 साल, वो शासन ठीक ठाक था। और दूसरा रीज़न ये था कि जो सोशल सिक्योरिटीज़ जिसकी अभी हम बात करते हैं, वो उड़ीसा ने काफ़ी पहले अपने स्टेट में काफ़ी सारी स्कीम्स उन्होंने वो करी, इम्प्लीमेंट करी। तो वो उसका भी मेरे ख्याल से नवीन पटनायक को एक बहुत बड़ा फ़ायदा था। लेकिन ये पांडियन फैक्टर मेरे को लगता है कि एक सबसे बड़े फैक्टर के रूप में एक रोचक चीज़ और है उड़ीसा के बारे में कि अभी जैसे पांडियन को सुपर सीएम कहा जा रहा था, सुपर चीफ मिनिस्टर, इससे पहले एक प्यारी मोहन महापात्रा थे वहाँ पर, आपको याद होगा, जो एक तरह से उस समय भी उनको सुपर सीएम कहा जाता था। तो वो नवीन पटनायक के बाद दरअसल प्रदेश का प्रशासन और राजनीति उनकी ओर से वो चला रहे थे। वो फिर पार्टी से ही अलग हो गए क्योंकि उनका एक मनमुटाव हो गया, और उसके बाद ये आए। तो ये लोगों को भी दिख गया था कि बिना किसी ऐसे एक सहारे के बिना नवीन पटनायक अब शासन नहीं कर सकते, वो जीत नहीं सकते। लेकिन एनके सर, आपने कहा कि देखिए उड़ीसा में ऐसा नहीं होगा जैसा कि आंध्र प्रदेश में हुआ था कि वाईएसआर राज्य में भी और वाईएसआर संसद में भी 2019 की तस्वीर ऐसी थी। क्या फर्क है सर इसके पीछे कि आंध्र प्रदेश में वाईएसआर को राज्य में भी चुना जाता है और संसद में भी भेजा जाता है 2019 में, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं, उड़ीसा में 2024 में ऐसा नहीं होगा? राज्य में नवीन पटनायक, दिल्ली में बीजेपी। हर राज्य का अपना कैरेक्टर होता है। आपने दिल्ली में देखा, दिल्ली में यही स्थिति हुई थी कि आपको 67 सीटें मिली, बाद में 62 सीटें मिली, लेकिन जब वो उसका लोकसभा का चुनाव आया तो 7 की 7 सीटें बीजेपी को मिली। तो वो राज्य का अपना चरित्र होता है, वहां की जनता का। ये नवीन बाबू वो चीफ मिनिस्टर हैं जो कभी काल पब्लिक में दर्शन देते थे। अपने सीएम हाउस से बाहर निकल के छत पे, वो छज्जे पे खड़े हो जाते थे, जनता इसी में खुश हो जाती थी और वो उनको मिलता रहा। तो ये उड़ीसा एक अजीब राज्य है जहां पे आपको बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करने की जरूरत नहीं। हाँ, जहां तक जो 1-2 प्रोग्राम्स है, जैसे किसान को लेकर एक प्रोग्राम है, वो उड़ीसा का बहुत ही अच्छा प्रोग्राम माना जाता है, लेकिन वो ब्यूरोक्रेट्स ने किया था। नवीन बाबू को पता नहीं कितना वो मालूम भी था, लेकिन इसकी एक मियाद होती है और एक सीमा के बाद जनता ने शायद ऊब गई है, इसलिए आप बदलना चाहती हो। लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि अगर इतनी सीटें अभी आ रही हैं नवीन पटनायक को, तो इसका मतलब कि राज्य में ये रिवर्स हो सकता है। बीजेपी को राज्य में शायद वहां की सरकार नहीं आसानी से मिलेगी। नवीन बाबू को फिर से एक बार वो ला सकते, हालांकि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और अब मुझे नहीं लगता कि वो चीफ मिनिस्टर कंटिन्यू कर सकते हैं स्वास्थ्य कारणों से। जी, और हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के सीनियर लीडर दिलीप घोष भी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है न्यूज नेशन पर आपका। आप पश्चिम बंगाल में जिस तरह से आप लोग परफॉर्म कर रहे हैं, एक सीट और बढ़ती हुई आप लोगों की नजर आ रही है, तो ये कैसा लग रहा है फिलहाल आपको, ये सब आंकड़े देख के, ये सर्वे देखकर? ये रिएक्शन चाहिए आपका पहला। नहीं, जो रिजल्ट मुझे नहीं मालूम आप लोग कितना दिखा रहे हैं, मैं इसमें नहीं हूँ, लेकिन जो भी है सर्वे आ रहा है, जो हमारी उम्मीद के अनुसार ही आ रही है।